नमस्कार दोस्तों मौजूदा वक्त में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की आंखों का तारा है। वहीं कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की आंखों में चुभता हुआ तारा है। कल्पना के परे है कि धारा 370 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के जिन हालातों को सुधारने का जिक्र बार बार भारतीय जनता पार्टी करती चली गई, उस कश्मीर के भीतर भारतीय जनता पार्टी को कदम वहां के लोगों ने रखने ही नहीं दिया। यानी ये कहे कि किसी भी एक सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी पहुंच और पकड़ बना ले कश्मीर के भीतर, ऐसी स्थिति इस चुनाव परिणाम के भीतर आई ही नहीं। यानी समूची पहुंच और पकड़ जम्मू तक भारतीय जनता पार्टी की सिमट कर रह गई। यानी जो दिल्ली से कश्मीर को साधना चाह रही थी, चुनावी परिणामों ने दिखा दिया कि दरअसल उनके एंट्री कश्मीर के भीतर नहीं है, घाटी के भीतर नहीं है। और वहीं दूसरी ओर हरियाणा के भीतर आंखों के तारे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चमकती हुई एक ऐसी स्थिति है जो गुजरात मॉडल के दिशा में आगे बढ़ चली है। लगातार तीसरी बार हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी की जीत, दरअसल यह जीत एक नए मॉडल की तरफ इंगित करती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि किस स्थिति में हरियाणा के वोटरों ने अपने वोट डाले। सवाल तो मौजूदा वक्त में यह है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अगर हरियाणा के भीतर वोट नहीं पड़े तो क्या एक सच में एक ऐसी स्थिति संभव है जिस राज्य के किसानों को लेकर के, उनके आंदोलन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कुचलने पर निकल पड़ी थी, वह भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ही दे रहा है। यानी यह कहे कि जिन लड़कियों का खुले सड़क पर जिस तरीके से अपमान किया गया और अंतर्राष्ट्रीय पहचान पाए हुए खिलाड़ियों को लेकर के जो सवाल हरियाणा के भीतर बेटियों के संग रेंगने लगे थे, उनके वोट भी मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के हक में चले जाए। यानी यह कहे कि बेरोजगारी के आलम में अव्वल नंबर पर हरियाणा रहा। एक समय तो सीएमआई का डाटा ने एक बात साफ किया कि हरियाणा के भीतर बेरोजगारी रेट 45% तक पहुंच गई। तो उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि हम सीएमआई पर केस कर देंगे। ये एक गलत डाटा है, एक गलत आंकड़ा है। लेकिन आज के दौर में भी इस आंकड़े के परिणाम के हिसाब से देखें तो हरियाणा के भीतर बेरोजगारी चरम पर होती है। तो क्या सच में एक ऐसी परिस्थिति में आकर के ये भारत देश आकर के खड़ा है कि जिस परिस्थिति में बीते 10 साल के सत्ता के दौर में देश की जनता के साथ मुश्किल हालात जो धीरे धीरे पैदा होते चले गए, उसके बाद वो जब वोट डाले तो फिर ज्यादा बड़ी संख्या में वोट डाल दे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इस बार करीब करीब 40% वोट हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी को पड़े हैं। लोकसभा चुनाव के तुलना में करीब करीब 3.5% अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव के भीतर पड़े हैं। उसी भारतीय जनता पार्टी को पड़े हैं जिस भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सवाल लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर खड़े हुए थे, उन तमाम सवालों से हट करके मौजूदा समय में 5 सीट भारतीय जनता पार्टी ने कम कर ली अपनी। उनकी सीटों पर कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन विधानसभा का चुनाव आते आते हरियाणा के भीतर, यानी ये कहे कि 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम और उसके बाद 8 अक्टूबर को यानी आज के दिन, ये कह ले कि 4 महीने से कम के समय के दौर में सारी परिस्थितियां एक झटके में इस रूप में बदल सकती है। यानी ये कहे कि इस आंख के तारे और आंख में चुभने वाले तारे का आज सारी बातें सारी फैक्ट के साथ देख लिया जाए। एक ऐसी परिस्थिति होती है जो ये साफ करती है कि इस भारत देश के भीतर लोकतंत्र का मतलब तो जनता को साथ लेकर के चलना पड़ता है, और देश की जनता को साथ अगर लेकर के नहीं आप चल रहे हैं तो फिर ऐसे में देश में चुनाव के भीतर जनता आपको मिटा देगी, मटिया मेट कर देगी, मिट्टी में मिला देगी। और कश्मीर के भीतर यही कुछ हुआ। यानी ये कल्पना इस दौर में इसलिए काफी बड़ी हो चली है क्योंकि खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इस बात का एहसास मौजूदा वक्त में नहीं हुआ कि इतनी बड़ी जीत उसकी झोली में वहां की जनता, घाटियों की जनता जानने के लिए तैयार है। कश्मीर के भीतर करीब 47 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें वहां पर दी। आखिर जम्मू के भीतर 45 सीटें होती है, भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीट वहां पर जीती है, बाकी उसके हिस्से में नहीं पड़े। यानी यह कहे कि जम्मू पूरा है नहीं, कश्मीर में एंट्री है नहीं, और जो फैसले जम्मू कश्मीर को लेकर के लिए गए उस आश्रय जो जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर लगातार होते चले गए, उन हालातों के बीच क्या जम्मू कश्मीर के भीतर एक सीख, एक सबक दे डाली। और शायद यही वो बड़ी वजह है कि इतने बड़े बहुमत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस अब झोली नहीं फैला रही, अपने दामन के आश्रय ये बात बताने की कोशिश लगातार कर रही है कि अब बीते 10 सालों के भीतर जो जम्मू और कश्मीर, यानी ये कहे कि जम्मू कश्मीर जो ड्रेल हुआ
हमारा काम उस पटरी पर वहां लाना है। फारूक अब्दुल्ला के ये बोल, ये आवाज और बेटे उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री की दिशा में बढ़ते हुए ये कदम, तो ये जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री से देख लीजिए। और जिस फारूक अब्दुल्ला को धारा 370 लाते समय नजरबंद कर दिया गया था, संसद के भीतर सवाल जवाब लगातार उठ रहे थे और उस समय मीडिया पत्रकार उनके घर पर मौजूद थी और वो इस बात को बता रहे थे कि मैं बाहर नहीं निकल सकता हूं। इस बार देश की जनता ने उनके झोली को भर डाला है। साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हो और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। ये हमारा पहला काम है। फारूक साहब ने कहा था कि बीजेपी को डिफेंड करने के लिए सिर्फ एनसी काफी है। कितना आज आप मेहनत पर आप खरे उतरे, जो लोगों का सपोर्ट साथ में रहा? मैं समझता हूँ लोगों ने हमारी बात सुनी और उस पर एतमाद किया। मैं लोगों का बेहद मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई है कि हम पूरा उतरे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद है उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं उनको। आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर के जम्मू कश्मीर के भीतर चुनाव लड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस को करीब 23% के आसपास वोट पड़े, 23% के, कांग्रेस के करीब 12% वोट मिले जम्मू कश्मीर के भीतर। अगर दोनों को मिला दीजिएगा तो करीब करीब 36 यानी 36% वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिला जुला करके मिले हैं। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की पूरी पहुंच पकड़ केवल जम्मू के इलाके के भीतर रही, जहां पर 43 सीटें हैं, जहां पर ऐसा नहीं कश्मीर के भीतर उन्होंने पहल नहीं किया, पहल उन्होंने किया, लेकिन वहां की जनता ने पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। और जम्मू के भीतर या फिर कहीं पूरे जम्मू कश्मीर के भीतर करीब करीब 25.5 यानी 25.5% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। आखिर पीडीपी जो एक समय भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी, सरकार में साथ रही, उसको केवल 8.89% यानी करीब करीब 9% के आसपास वोट पीडीपी को मिले, लेकिन उससे केवल 3 सीट मिली। यानी ये कहे कि सियासी तौर पर पीडीपी की इतनी बुरी हार जम्मू कश्मीर के भीतर कभी भी नहीं हुई और राजनीतिक तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की इतनी बड़ी जीत कभी भी नहीं हुई। आखिर सियासी तौर पर जम्मू के भीतर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के साथ ही खड़ी है, क्योंकि उसने 29 सीटें अगर जीती, इसके पिछले चुनाव के भीतर उसने 25 सीटें जीती थी। उस समय परिसीमन नहीं था 10 साल पहले, और ये 25 सीटों के आकलन को अगर आप फिर से समझे, परिसीमन के बाद और विधानसभा की संख्या जो बढ़ाई गई, जो 36 सीटें थी वो बढ़ करके 43 हो गई, उस हिसाब से कम 31 सीट यानी 31 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीतनी चाहिए थी। यानी ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी 2019 के आंकड़े को भी अगर जम्मू कश्मीर में नहीं छू पाई, उस दौर के विधानसभा के सीट और उस समय के विधानसभा सीट को एक समकक्ष अगर रख देते हैं उस समय भी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को लेकर के मौजूदा समय में जो अपनी राजनीतिक प्रयोग किया या फिर सियासी तौर पर अपनी दखल को बढ़ाने का जो पूरा का पूरा व्यूह रचना जम्मू कश्मीर के भीतर की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई। लेकिन इस फेल होने की परिस्थिति के भीतर लद्दाख का क्या होगा, इस बात को कोई नहीं पूछ पाया। कारगिल की दिशा क्या होगी, उस दिशा में किसी की भी नजर नहीं गई, क्योंकि वो लद्दाख रीजन के साथ जुड़ जाता है। और इन्हीं परिस्थितियों के भीतर पहली बार देश के भीतर यह सवाल उठने लगा, क्या सच में दिल्ली की सत्ता जो मन चाहे, जिसकी राज्य को चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे वो निर्णय ले सकते हैं कि यानी स्टेटहुड यानी वो राज्य पूर्ण रूप से वो नहीं है, ये छीन लिया गया। और अभी वो केंद्र शासित राज्य है, वहां पर दिल्ली के नुमाइंदे यानी एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर, राज्यपाल के तौर पर मनोज सिन्हा की मौजूदगी जम्मू कश्मीर के भीतर होती है, जो एक सियासी कहते हैं ना, सियासी तौर पर उनकी नियुक्ति होती है, क्योंकि मनोज सिन्हा की अपनी भी राजनीति
अतीत की परिस्थितियां बताती है कि अगर योगी आदित्यनाथ ना होते तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते, उनको बनाने की तो तैयारी कर भी ली गई थी। यानी ये कहे कि खुलेआम खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को साधने के लिए मनोज सिन्हा की कश्मीर के भीतर मौजूदगी है बतौर राज्यपाल, बतौर लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी इस चुनाव ने परिणाम ने दो मैसेज बहुत साफ तौर पे दे दिया। पहला मैसेज तो ये होता है कि दिल्ली के इशारों पर जम्मू कश्मीर को नचाना छोड़ना चाहिए। दूसरी बात होती है कि जम्मू कश्मीर के फैसले वहीं के लोगों को लेने चाहिए। अब वहीं के लोग निर्णय कैसे लेंगे, इस बात के लिए आपको पूर्ण राज्य का दर्जा वहां पर देना होगा। लेकिन पहली बार जो पूरे चुनावी प्रक्रिया के भीतर अगर आप फारूक अब्दुल्ला जो कुछ कह रहे थे कि हम तो स्टेटहुड की मांग लगातार कर रहे हैं, 370 के ऊपर खामोशी बरते हुए थे, आज वो इस बात को कहने से नहीं चुके कि हाँ 5 अगस्त हमें याद है, 5 अगस्त 2019 उस तारीख को जनता ने स्वीकारा नहीं। आखिर आंखों में चुभता हुआ दिल्ली के तारे के तौर पर कश्मीर की मौजूदगी और वहां के चुनाव परिणामों ने आज ये बात बता दिया। लेकिन ठीक इसको उलट परिस्थिति दूसरी तरफ हरियाणा के भीतर इस विधानसभा चुनाव में पहली बार एक ऐसा सियासी प्रयोग सामने निकल करके आया जिसने जातीय समीकरणों के भीतर के तमाम सारे सवालों को तोड़ डाला। यानी ये कहे कि इस पूरे नई परिस्थिति की दिशा में आगे बढ़े उससे पहले 2-3 बातें जम्मू कश्मीर के बारे में आपको और समझ लेनी चाहिए कि पहली बार आम आदमी पार्टी ने यानी अरविंद केजरीवाल ने एक सीट जीती गोड़ा की। वो उसको वोट हालांकि करीब करीब 1.25 यानी करीब 1.25% के आसपास मिली है, लेकिन उसने एक सीट जीती है। इसके बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जो बड़े इलाके हैं, मतलब कई ऐसे इलाके हैं जिसके भीतर लंगेट का इलाका, तो शोपिया का इलाका पड़ता है, वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीत गए। इंद्रावल के भीतर भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही चुनाव जीता। और इसके बाद कई और दूसरे जगहों पर जो जावा का इलाका होता है, पानी का इलाका, वहां पर भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कई जीते हैं। पीडीपी की मौजूदगी जो नजर आई वो 3 जगहों के ऊपर होता है, तराल, पुलवामा और यानी ये कहे कि उसकी सिमटने की स्थिति उन तमाम इलाकों के भीतर जाकर केंद्रित हो गई जहां पर एक समय आतंकवाद से प्रभावित इलाकों के घरों में जाकर के महबूबा मुफ्ती उनके आंसुओं को पोंछती थी। उन आंसुओं का जवाब अब भी जम्मू कश्मीर से निकल करके तमाम सारी चीज आते। लेकिन दोबारा बात कीजिए कि आंखों के तारे के तौर पर मौजूदा समय में हरियाणा के भीतर एक ऐसे सियासी प्रयोग के दिशा में भारतीय जनता पार्टी वहां पर बढ़ी जहां पहली बार उसने जाट लैंड के भीतर भी सिंधमारी कर दी 2024 की विधानसभा चुनाव में। ये कल्पना के परे थे अपने आप में हरियाणा के भीतर, क्योंकि जाटों के नेता और जाटों की अपनी राजनीतिक पहचान तो यही कहती रही है कि हम उसी नेता के साथ रहेंगे जो लीडर होगा, जो नेता होगा, जो राज्य का सीएम होगा, राज्य का मुख्यमंत्री होगा। और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये पहचान बनाई और पूरा जाट वोट बैंक एक झटके में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाने का सोच लिया और कांग्रेस पार्टी के साथ एक झटके में आकर के खड़ा हो गया। लेकिन आज सिंधमारी वहां पर भी हो गया। ये सिंधमारी होने की परिस्थितियों में किन किन इलाकों के भीतर किस किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला दी, अगर उस बात को अगर मौजूदा समय में और छोटे स्तर पर समझेंगे, बहुत सुलभ तरीके से समझेंगे, तो शुरुआत दलित वोट बैंक के आश्रय आप समझिए कि हरियाणा का भीतर दलित वोट बैंक इसलिए भी बड़े मायने था क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि कुमारी शैलजा का रूठना महाराष्ट्र के हरियाणा के भीतर दलित वोट बैंक को बिखराते हुए चला गया। पूरे राज्य में तो नहीं, लेकिन 17 सीट जो हरियाणा के सुरक्षित सीट होते हैं, शेड्यूल कास्ट की 17 सीट, उसका एक आकलन आप समझिए कि पिछली बार इन तमाम 17 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिली थी अकेले, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट मिली थी, जेजेपी को 4 सीटें मिली थी, इंडिपेंडेंट को 1 सीट मिली थी। इस बार इंडिपेंडेंट वहां पर से गायब हो गया। वो इंडिपेंडेंट हालांकि ये कहे कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया और कांग्रेस से जीत गया, एक अलग बात होती है। लेकिन सवाल होता है कि जेजेपी के 4 लोग थे, 4 एमएलए थे, 4 विधायक थे, उन चारों सीटों को इस बार जेजेपी ने गवा दी। अलग बात है कि जेजेपी के 2-3 लोग जीत गए जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भीतर शामिल हो गए थे। यानी ये कहे कि इस दौर में दलितों की पूरी सुरक्षित सीटों के ऊपर 17 सीटों के ऊपर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का आमने सामने का टक्कर था, कांटों का टक्कर था। जो कांग्रेस ने सीट गवा दी वो इसराना और खारखंदा की सीट होती है, हरियाणा के भीतर जो सुरक्षित सीट है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने इस दौर में जीत लिया। इसके एवज में कांग्रेस पार्टी ने जो 4 सीटें जीती उसमें रतिया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीत रखी थी, इस बार कांग्रेस वहां पर जीत गई। इसके अलावा 3 और सीट है, हुकलाना, शाहबाद और मुहाला, जो जेजेपी ने जीती रखी थी उसको इस बार कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया हरियाणा के भीतर। यानी ये कहे कि कांग्रेस 7 से 9 सीटों पर पहुंच गई, 7 में 2 सीट हारती है, लेकिन 4 सीट उससे हट करके वो जीत जाती है, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी की और 3 जेजेपी की सीट होती है।
पिछली बार जीता था। ये अलग मसला है कि शहबाज में जेजेपी के उम्मीदवार जो पिछली बार जीते थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए, तो कांग्रेस ने टिकट दे दिया और वहां पर वो जीत गए। और वहीं दूसरी ओर अगर देखें एक पल के लिए भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियों को अगर समझे तो उसने भी हरियाणा के इस 17 सीटों में 8 सीटें जीत गई। उसने 2 सीटें गवाई जरूर, लेकिन सवाल है वो 3 बढ़ाई जरूर इस बार, लेकिन बाकी 5 नई सीटें वहां पर जीती। यानी ये कहे कि ये संदेश क्या देता है, ये संदेश बहुत साफ तौर पे ये बात बताता है हरियाणा चुनाव परिणाम के आसरे कि दलितों का वोट खुले तौर पर 50-50% की स्थिति में बंटने की स्थिति में इस रूप में चुनाव परिणाम नया तरीके से हरियाणा के भीतर से देखने को मिल गया। और दूसरी तरफ यह है कि अगर दलित वोट बैंक अगर किसी एक पक्ष में एक साथ एकजुट चला जाए तो फिर हरियाणा के भीतर उसकी सत्ता बनेगी, इस बात को तय है। लेकिन सवाल है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भीतर अगर जाट वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक और सरदारों के वोट बैंक के आसरे और दलितों के 50% वोट बैंक के आसरे अगर कांग्रेस वहां पर जीत सोच रही थी, शायद वो मुश्किल था। लेकिन अगला सवाल वहीं पर फिर वही आता है कि उन तमाम इलाकों के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी कैसे पहुंच गई। और यहीं से असल सवाल जो मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी के भीतर शुरू हो गए। और कांग्रेस ने इस दौर में कहा कि दरअसल दीवारों के ऊपर जो लिखी हुई इबारत थी कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के भीतर जीत रही है, क्योंकि ये कैसे संभव है जिस राज्य के भीतर कमोबेश हर समुदाय के सामने मुश्किल हालात मौजूदा वक्त में रहे हो, वो समुदाय विशेष की अपने वोट को कुछ ज्यादा बड़ी संख्या में देता लगातार चला जाए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देता चला जाए और खुलेआम खुले तौर पर इसको आज हरियाणा के चुनाव परिणाम के अंदर ईवीएम के खेल बताने से कांग्रेस पार्टी चुकी नहीं, उसने इस पूरे चुनाव परिणाम को कैसे नकारा, एक पल के लिए इसको देखिए जरा। एक अलग चीज होती है, तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं, कई बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है मतलब डिले वो हुई है उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे जीत छीना गया है, तंत्रों का दुरुइस्तेमाल हुआ है, दुरुपयोग हुआ है और लोगों की जो भावना थी और सबने ये महसूस किया कि जमीनी हकीकत बदलाव के पक्ष में था, परिवर्तन के पक्ष में था और आज वो परिणाम जो आया है उसको नहीं दर्शाता। आखिर कांग्रेस पार्टी इस परिणामों को बिल्कुल नहीं मानती और हरियाणा के भीतर का सच मौजूदा वक्त में यह है कि कमोबेश हर क्षेत्र के भीतर जिसकी अपनी एक अलग ही पहचान है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार के तुलना में वहां पर ज्यादा फायदा इस बार उठाया है। जीटी रोड जो सबसे कमजोर माना जा रहा था, वहां की 23 विधानसभा की सीटें वो इस इलाके में आने वाले 6 जिले पंचकुला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, करनाल और अंबाला, इन 6 जिलों में पिछली बार 12 सीटें जीती थी, इस बार 14 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत गई, पिछली बार की तुलना में 2 सीट अधिक। बंगर में जहां के 9 सीटें थी, पिछली बार 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, यहां पर इस बार 5 सीटें जीत गई। ये जिंद और कैथल का इलाका पड़ता है, पंजाब से सटा हुआ इलाका होता है। तो पूरे देशवाल बेल्ट जिसको जाट बेल्ट के तौर पर भी कहते हैं, यहाँ पर 14 विधानसभा की सीटें, पिछली बार 2 सीट वहां पर जीती थी, इस बार सिंधवारी कर करके भारतीय जनता पार्टी ने, रोहतक, झज्जर और सोनीपत का इलाका पड़ता है, यहाँ पर इस बार 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी झोली में कर लिया। बांगर का इलाका जो कि राजस्थान और पंजाब से करीब होता है, सटता है, और 21 सीटें होती है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी का इलाका, भिवानी, पिछली बार यहाँ पर 8 सीटें जीती थी, इस बार 10 सीट जीत गई। अहिरवाल का इलाका, यहाँ पर तो प्रभावी गुज्जर है, गैर जाट वोट बैंक है, इसीलिए 11 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीती थी, इस बार 9 सीटें जीत गई। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम का इलाका पड़ता है, सिर्फ एक साउथ हरियाणा के भीतर उसकी सीट कम हुई, पिछली बार 7 सीटें जीती थी, 9 में से इस बार 6 सीट जीत पाई। ये पलवल और फरीदाबाद का इलाका होता है जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ होता है। और मेवात के भीतर क्योंकि मुस्लिम बहुसंख्यक होता है, 3 सीटें पिछली बार भी कांग्रेस जीती थी, इस बार भी कांग्रेस पार्टी जीती थी। लेकिन यहाँ पर 9 जाट बहुल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सिंधमारी की।
ये बेंगर का इलाका पड़ता है, पिशावर के और ये मैसेज देने के लिए बहुत बड़ा था कि जिस जीटी रोड को लेकर के मौजूदा समय में हरियाणा के भीतर कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही थी, और ये फैक्ट बात है कि उसने पुराने दौर में 5 सीटें गवा दी। यानी ये कह कि पिछली बार जो 12 सीट जीती थी, इस बार 5 सीटें वहां पर गवा दी। लेकिन यहीं पर एक और सवाल होता है कि 7 नई सीटें वहां पर जीत ली जिस पर कांग्रेस जीती थी। एक संदेश क्या जाता है? ये संदेश ईवीएम के दिशा में आगे बढ़ता है, जनता की दिशा में आगे बढ़ता है, मुश्किल हालातों के बीच भी लोकतंत्र के जय जयकार करता है या फिर लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाता है हरियाणा के भीतर। आखिर ये तमाम सारे सवाल जरूर मौजूद हैं, लेकिन तमाम सवालों के बीच जो वोटिंग का पूरा पैटर्न था हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, वो बताने के लिए काफी है कि बड़े बड़े को जमीन सुंघा दिया। हरियाणा की जनता ने अभय चौटाला वहां से हार गए, 15,000 वोट से करीब हार गए। और जरा इस दौर में आप कल्पना करके देखिए कि काफी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता संभालने वाले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उनको केवल मात्र 7,920 वोट पड़े, जमानत उनकी जब्त हो गई। यानी 70 सीटों के ऊपर लड़ रही थी, 80% से ज्यादा लोगों की जमानत हो गया, यानी जो सत्ता में रहा। जनता इसे कवाली के इलाके में मतलब देवीलाल जी जीत गए, लेकिन केवल 6 से 10 वोट से वहां पर। रानिया से अर्जुन चौटाला जीत गए 4,191 वोट से, INLD वहां पर जीती है। ये संदेश मौजूदा वक्त में यह है कि लंबे समय से चली आ रही सियासत इस दौर में अब हाफने लगी है। यह संदेश मौजूदा वक्त में यह है कि नई राजनीतिक दिशा, नई सियासत की दिशा आपको ढूंढनी होगी। नई सियासत की दिशा हरियाणा के भीतर कौन कैसे किस रूप में पकड़ेगा, यह सवाल मौजूदा समय में इस चुनाव परिणाम ने कहीं ज्यादा और ज्यादा लोगों को चौंका दिया है। क्योंकि 10 साल की सत्ता के बाद हरियाणा के उपलब्धियों के तौर पर अगर मौजूदा समय में आप गुरुग्राम और फरीदाबाद, जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका पड़ता है, जहां की जमीनें करोड़ों अरबों रुपए के आश्रय राजनीतिक खेल करती है, वहां पर जहां पर दुकानों की मौजूदगी अपने समय में, एक समय में, और पैसा लगातार उगलते थे, वो तमाम परिस्थितियां मौजूदा वक्त में कैसे एक झटके में राजनीतिक चार दीवारी के भीतर जाकर के सियासी फंडिंग के आश्रय बैठी हुई है। ये किसी से छुपा हुआ सच नहीं, सब कुछ खुला सच होता है। तो आखिरकार हरियाणा के चुनाव परिणाम को देखते हुए ये मौजूदा समय में इसलिए एक सवाल होता है कि नए मॉडल के तौर पर हरियाणा उभर करके आ गया, जो गुजरात मॉडल से आगे का मॉडल है, आधुनिक भारत की दिशा में बढ़ता हुआ ये मॉडल है। आखिर उस मॉडल को लेकर के मौजूदा समय में इस देश के डेमोक्रेसी के जरिए इलेक्शन कमीशन के कटघरे में खड़ा करते हुए चुनाव आयोग के ही दरवाजे पर आखिर कांग्रेस पार्टी यह कहकर के पहुंची कि जनाब ईवीएम की मशीन जिसकी बैटरी कमजोर हो गई थी तो आप उसको बदलने ले गए, और जब बदल करके आप आए तो उस समय में पूरा चुनाव परिणाम ही बदल गया। ये 3 जिलों के भीतर हो गए। तो क्या ऐसे में ईवीएम मशीन ही आपने बदल डाला क्या? ये मौजूदा वक्त में सवाल कांग्रेस पार्टी का होता है। और ये तमाम सवाल के अक्ष तले हो सकता है कि आपके मन में 2009 से लेकर के बार बार ईवीएम को लेकर के तमाम सारे सवाल हो। पहली बार लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में ये बात उठी थी, लेकिन उसके बाद असल सवाल तो मौजूदा वक्त में 2-3 होते हैं। एक सवाल ये कि क्या भारत देश के भीतर 5 साल तक आप कुछ भी कर लीजिए सियासी तौर पर, लेकिन चुनाव परिणाम ही आपको बताते हैं कि आपने बीते 5 साल के भीतर कुछ भी किया हो, लेकिन आपको अगर चुनावी जीत इस दौर में मिल गई तो वो सारे हथकंडे जो थे वो पुण्य काम में तब्दील हो जाते हैं। ये पहला सच होता है मौजूदा भारत देश का। वहीं पर एक और अगला सच होता है कि चुनावी जीत के आश्रय, चुनावी जीत के ऐलान जब कर देता है इलेक्शन कमीशन, उसके बाद आप कुछ भी सवाल करेंगे, कुछ भी सवाल उठाएंगे, उन तमाम सवालों को उठाने के लिए आप इस देश के भीतर उसी चुनाव आयोग के पास पहुंचते हैं। इस भारत देश के भीतर जनता के साथ जोड़ करके कोई भी आंदोलन खड़ा कर पाने की स्थिति में मौजूदा समय में नहीं रहते हैं, जिससे इस देश में लोकतांत्रिक पिलर्स बचे रहें, ये सोच नहीं उभर पाई। वहीं पे अंत में आखिरी एक सवाल उसी का खामियाजा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के मौजूदा समय में कश्मीर पर किए गए फैसलों से रास्ता मौजूदा समय में कश्मीर के लोग नहीं रखते हैं, जो दिल्ली फैसला ले रहा था, और जो कांग्रेस पार्टी ईवीएम का सवाल मौजूदा समय में उठा रही है उससे जनता रास्ता नहीं रखती है, क्योंकि उस तमाम सारे मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाकर के आंदोलन के शक्ल में इस देश के लोकतंत्र को बचाने के तौर तरीकों के ऊपर आप कभी सोचते ही नहीं। यानी वही उस सरोकार से जुड़ता ये सवाल जो कर चुका है सत्ता में आने के बाद और सत्ता बरकरार रखने के लिए। वहीं पे अंत में एक और तीसरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल
काफी महत्वपूर्ण सवाल की तीसरा सवाल इस देश के भीतर आखिर कौन से परीक्षण के आश्रय मौजूदा समय में इस बात को मान लिया जाए कि लोकतंत्र अभी भी बचा हुआ है। ये सवाल अब इसलिए भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि मौजूदा भारत देश के भीतर अगले महीने महाराष्ट्र के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं, झारखंड के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं, 2-3 महीने के बाद दिल्ली के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं और साल भर के भीतर भीतर ही बिहार के भीतर बिहार विधानसभा का चुनाव होने हैं। इन चुनावी प्रक्रिया के भीतर इस डामाडोल के परिस्थिति में देश की जनता के सामने केवल चुनाव है और चुनाव के आश्रय लोकतंत्र का आश्रय है। उस लोकतंत्र के आश्रय के सहारे लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए 3 पिलर्स होते हैं। उन तमाम 3 पिलर्स की मौजूदगी भारत देश के भीतर और चौथे पिलर की निगरानी अगर सभी चारों एक दिशा में एक तरीके से अगर चलने लग जाए तो फिर क्या आपको इंतजार करना पड़ेगा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव कब होंगे और उसका चुनाव परिणाम क्या आएगा, ये बात आपको बताना पड़ेगा क्या। आखिर ये भी आपको समझना पड़ेगा कि झारखंड के भीतर भी क्या कुछ होगा। वहां के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया फिर निकाल दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया लेकिन निकाला ऐसे गया कि वह सचिवालय नहीं पहुंच सके, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो नहीं बैठ सके तो उनको मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़नी पड़ी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के ऊपर तलवार लटक रही, आज न कल उनको कहीं जेल न जाना पड़ जाए। इन तमाम परिस्थितियों के भीतर मौजूदा समय में भारत देश के अंदर जो भी असंवैधानिक कार्य सुप्रीम कोर्ट के नजर में रही, जेल नहीं गए, मुख्यमंत्री पद पर विराजमान। आखिर सियासी परिस्थितियों के भीतर इस बात पर चर्चा फिर अगले वीडियो में करेंगे कि जब बात महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का होगा, इस भारत देश के मुद्दे के आश्रय इस भारत के लोकतंत्र को कहीं टटोलने का होगा। लेकिन आज आपके सामने कश्मीर कहीं आपकी आंखों में चुभता हुआ तारा है और हरियाणा आंखों का तारा होता है। इस दौर में देखते रहिए। बाकी इस वीडियो को दूर तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।